वेलकम बैक। तो ये 21 दिसंबर 2021 में ईवीएस सेक्शन के पेडागोजी के 15 सवाल हैं जिसको एनालिसिस के साथ अच्छे से हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ईवीएस में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी में है, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे बच्चे जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? ये प्रश्न है जब ईवीएस हम पढ़ाते हैं। कहानी का नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो मुख्य प्रश्न है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ये भी सही है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों के सीखने में सहायता करते हैं। और बच्चों की स्मरण शक्ति नहीं, याद करने की शक्ति को ऐसे क्वेश्चन बढ़ावा नहीं देते हैं। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है, ये भी गलत है। तो कौन सही है? वो ए और बी जो ऑप्शन 1 में है, 1 इज़ द राइट आंसर। और बड़ा ही आसान सवाल है। और आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को पढ़ा है तो हमने थीम और सब थीम के बारे में पढ़ाया है कि टोटल 6 थीम है और परिवार और मित्र जो है उसके 4 उप थीम है, यानी सब थीम है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावी थीम का उप थीम है, मतलब सब थीम पूछा है यहाँ पर। परिवार और मित्र हमारा ये मेन थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी हमारा मेन थीम है। आवास भी हमारा मेन थीम है। और जानवर और पौधे क्या हैं? परिवार और मित्र के सब थीम है। और यहाँ पर सब थीम पूछा है। आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 जानवर और पौधे। पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? मतलब नेगेटिव ढूंढना है आपको कि पॉजिटिव जो लर्निंग है कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। किस्से और कहानियाँ द्वारा इसमें पॉजिटिव लर्निंग होता है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, यह भी पॉजिटिव है। प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, ये भी सही है। और बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, मतलब बच्चे को याद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या ऐसे प्रक्रिया में शामिल करेंगे जहाँ बच्चे को याद करना पड़े, तो ये क्या होता है? ऐसे में पॉजिटिव लर्निंग नहीं होगा। तो जो गलत है वो सही है क्योंकि गलत पूछ रहा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? पहला है मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल सही है। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। और दूसरा है अमूर्त से मूर्त, ये तो उल्टा हो गया। वैश्विक से सामान्य, ये भी गलत है, उल्टा है। सामान्य से वैश्विक होता है। अज्ञात से ज्ञात, ये भी नहीं होता है। तो कौन सही है? मूर्त से अमूर्त। चीज़ों को पहले हम दिखाते हैं तब उसके बारे में बताते हैं। 1 इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? ईवीएस शिक्षण का कौन गुण नहीं होना चाहिए? ये एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, मतलब इंटीग्रेट है, बिल्कुल सही है। ये संदर्भित होता है, बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्चुअल होता है, बाल केंद्रित भी होता है। ये एक विषय क्षेत्र नहीं, ये एक विषय क्षेत्र नहीं है। और जो नहीं है वो सही है क्योंकि नहीं वाला मांग रहा था। तो 4 इज़ द राइट आंसर। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? आपको ध्यान देना है, नहीं वाला मांग रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं बच्चों की सहायता करते हैं, तो इसमें कौन सा हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता? अवलोकन और सूचना दर्ज करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। विश्लेषण करना भी हमारा उद्देश्य होता है। और प्रयोग करना भी होता है, लेकिन स्मरण करना या याद करना ये हमारा उद्देश्य किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है?
बच्चों के जब हम ज्ञान की रचना करेंगे तो इनमें से कौन सा संसाधन प्रभावशाली नहीं होगा। वास्तविक जीवन और घटनाएं, इस पर एनसीएफ सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो ये हमारा संसाधन है। समुदाय सदस्य मतलब बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ के बड़े लोग, समाज, तो ये भी हमारा संसाधन है। कक्षा की चार दीवारी, ये हमारा संसाधन नहीं है। चार दीवारी से बच्चे को क्या समझाएंगे, कुछ नहीं समझा पाएंगे। और संसाधन नहीं है जो वही पूछ रहा था, चौथा चेक करेंगे। बच्चों के साथ स्थानीय संसाधन का उपयोग, ये भी सही है। बच्चे के साथ हम उनके जो चीज़ उनके सामने में होती है, उनके समक्ष होती है, उन चीज़ों का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा हमारा संसाधन नहीं हो सकता, तो कक्षा की चार दीवारी, ओनली सी, बी, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। ईवीएस के कोई टीचर हैं, उनके जो है एक उप विषय है बोलती इमारतें, तो इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करके अच्छे से अर्थपूर्ण तरीके से समझाया जा सकता है। मानचित्र और चित्र, बिल्कुल इमारतें की बात है तो मानचित्र और चित्र का सहारा ले सकते हैं। और नंबर 2 में है कि व्याख्यान और चर्चा, तो ये भी सही है कि बच्चे के बीच हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ऐसी चीज़ों का। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। और बच्चों के नारे लिखने को कहना, तो बच्चे को हम नारे लिखने नहीं कहेंगे। और यहाँ व्याख्यान और चर्चा भी, व्याख्यान जो है एक नेगेटिव वर्ड होता है, वो भी नहीं होगा। लेकिन सी में है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, पहले सर्वे करेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ए और कौन सही है, सी सही है, 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1 में है ए और सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, तो बच्चे के सीखने की जो प्रगति होती है वो किस पर आधारित होती है, मौखिक तकनीक पर। तो बच्चे क्या सीखे नहीं सीखे, हम मौखिक रूप से उसका पूर्ण अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, तो ये नहीं होगा। प्रोजेक्ट तकनीक पर, ये भी नहीं होगा। अवलोकन तकनीक पर, मतलब बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेंगे, बिल्कुल सही है। और अधिन्यास तकनीक पर, ये भी नहीं है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, मतलब सेल्फ असेसमेंट, खुद का असेसमेंट, ये किससे है, असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए यहाँ देखिए, असेसमेंट एज लर्निंग मतलब खुद का आकलन, तो 1 इज़ द राइट आंसर। लेकिन बाकी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको फॉर्मेटिव को बोला जाता है, जब एक टीचर बच्चों के फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाने के दौरान करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट को बुलाता है, जब हम फीडबैक देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तो उसको समेटिव बुलाया जाता है। और समेटिव को ही सीसीए में असेसमेंट ऑफ लर्निंग बुलाया जाता है। और इन लर्निंग का अभी परिचर्चा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सही होगा, 1, क्योंकि स्व आकलन बोल रहा है, तो किससे होगा, सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो किससे संबंधित है, या इनमें से कौन सी बात पोर्टफोलियो के बारे में सत्य है और कौन सी असत्य है। तो पहला है, बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों के द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी सही है। सिर्फ 1 वर्ष में बच्चे के स्कूल में उसकी उपस्थिति संबंधित एक कथन है, बिल्कुल गलत। एक तो 1 वर्ष से नहीं होता है, और दूसरा खाली उपस्थिति नहीं होता है, इसमें सारी बातें होती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, इसमें सारी गतिविधि का जिक्र पोर्टफोलियो में होता है, तो सी गलत है। और डी में है, बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है, बिल्कुल सही है। तो कौन होगा, ए, बी और डी, देखेंगे किस ऑप्शन में है। ए सी गलत है, सी भी गलत है, बी सी डी भी गलत है, और ऑप्शन 4 में क्या है, ए बी डी, बिल्कुल सही है, 4 इज़ द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है, मतलब लिंग भेद के बारे में आपको बच्चों को बताना है सेंसिटिव तरीके से, ताकि बच्चे इसको पॉजिटिवली ले। तो क्या करेंगे आप, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, बिल्कुल सही कि बच्चों को से हम बातचीत करेंगे, ऐसी बात पर चर्चा करेंगे
संवाद करेंगे, बिल्कुल 1 नंबर में सही है। व्याख्यान से नहीं, बच्चों के सामने व्याख्यान करना नहीं चाहिए, उनको रोल प्ले करवाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनको बोलने का अवसर देंगे। व्याख्यान में क्या होता है कि हम खाली बोलेंगे, हम टीचर, बाकी वो सुनेंगे। सी में भी व्याख्यान है और डी में है प्रदर्शनी का आयोजन करके, मतलब दिखा करके, उसमें हम ज़्यादा कुछ दिखा करके नहीं बता सकते हैं। वन इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों का असेसमेंट करना है ईवीएस में, और सबसे कम उपयुक्त कौन होगा? बंद उत्तर वाले प्रश्न बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को बोलेंगे कि 4 और 5 कितना, 4 और 1 कितना होगा, तो 5 बताएगा। 6 और 3 9, या आप बोलिएगा कि भारत की राजधानी, तो दिल्ली। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मतलब एक ही सवाल, तो ऐसे सवाल को बंद उत्तर वाले प्रश्न बुलाया जाता है, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। और बी में है मुक्त उत्तर, मतलब जिसका अनेक आंसर हो। बच्चे को बोल देंगे कि लाइट नहीं होती तो क्या करते, पेट्रोल नहीं होगी तो क्या करोगे। तो ऐसे सवाल के कई आंसर हैं, बच्चे को सोचने पर मजबूर करेंगे, तो ये सही है। ऐसे के लिए हम ऐसे सवाल का उपयोग करेंगे हम आकलन के लिए। विस्तारित प्रश्न है जिसको एलाबरेट करके हम बच्चों को बताने बोलेंगे अपनी उनकी भाषा में। और एक है सृजनात्मक प्रश्न, ये तो बिल्कुल सही है। और 1 ऐसा जो है, जो बंद उत्तर वाले प्रश्न है, ये सबसे कम उपयुक्त है असेसमेंट के लिए, जो कम है उसी को मांग रहा है, तो 1 इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक है? असेसमेंट का कौन सा संकेतक है? सहयोग, बिल्कुल सही है। बच्चों को हम सहयोग की भावना को सिखाएंगे, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना डेवलप करेंगे। स्मरण गलत है, पेपर पेंसिल से भी परीक्षण नहीं करेंगे बच्चों का, पाठ्य पुस्तक ही गलत है। 1 इज़ द राइट आंसर। तो आज का जो 21 दिसंबर 2021 का जो ये सीटेट के पेडागोजी ईवीएस के पेडागोजी सेक्शन का जो सवाल था, यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यहाँ आपको 2011 से 22 तक के सभी सीटेट प्रीवियस को हल कराया जाएगा, और उसका एक्सप्लेन भी किया जाएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।